जय हिंद दोस्तों। समय समय पर आप देखते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड से संबंधित, एसआईपी से संबंधित, बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, बहुत सारे टॉपिक पर नॉलेज देता रहता हूं, बताता रहता हूं इस चैनल पर। लेकिन बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों को कमेंट में सवाल आते हैं एलआईसी के बारे में और पोस्ट ऑफिस के बारे में। ये दो चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है। अधिकतर लोगों में, सभी लोगों में नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों में, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस कितना सुरक्षित है, क्या पोस्ट ऑफिस में पैसा निवेश करना चाहिए, क्या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना चाहिए, वो किसके अंडर में काम करती है। इसके अलावा एलआईसी को लेकर कि एलआईसी का क्या फ्यूचर है, क्या एलआईसी कभी डूब सकता है, एलआईसी सरकारी है या प्राइवेट, ऐसे बहुत सारे सवाल है एलआईसी को लेकर, पोस्ट ऑफिस को लेकर। तो आज दोनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत कम समय लूंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करेंगे, मन में सवाल प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके सवालों पर भी वीडियो बनेगा। देखिए सीधे मुद्दों पर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट ऑफिस है और एलआईसी है, तो पहले बात करता हूं पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस जो है वो डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट कहिए, वो डायरेक्ट भारत सरकार की संस्था है। उसमें किसी प्रकार का किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे वित्त मंत्रालय होता है भारत सरकार का, इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। वो भारत सरकार की संस्था है। और आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस कभी भी डूबने का तो सोच भी नहीं सकते आप। वो भविष्य में दिवालिया कभी हो ही नहीं सकता है, ना ही कभी उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो तरीका है वो बैंकों से बिल्कुल अलग है। पोस्ट ऑफिस अभी किसी को लोन नहीं दे रही कि उसका पैसा मार्केट में करोड़ों अरबों सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ फंसा हुआ है, चाहे वहां से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन लेकर पैसा भाग गए हुए हैं। ऐसा पोस्ट ऑफिस में कोई सिस्टम नहीं है, ये आप भी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस में क्या है कि वो पार्सल का काम करता है, कुरियर का काम करता है, चिट्ठी का काम करता था पहले, ये सारे काम होते थे उसमें सामान भेजने का। अब क्या है, उसके साथ साथ उसको बैंकिंग कर दिया गया, बैंकिंग सेक्टर में लाया गया और बैंकिंग वाली सारी सुविधाएं दी गई उसको। चाहे आप वहाँ सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, आप पैसा एफडी कर सकते हैं, वहाँ से सारी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, योगी मानधन योजना, ऐसे बहुत सारी योजना है, जाकर वहाँ स्कीम का आप लाभ ले सकते हैं। तो सारा वहाँ आने वाले ही होते हैं, वहाँ पैसा सिर्फ जाता है, वहां से आता नहीं है। और पोस्ट ऑफिस से न सरकार लोन लेती है, न वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसा देता है, इसीलिए वहां पर कभी किसी प्रकार की नुकसान का दूर दूर तक संभावना नहीं है। दूसरी बात, अगर नुकसान हो भी जाता है थोड़ा बहुत, कभी भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो आपको बता दूं ये डायरेक्ट भारत सरकार की संस्था है। तो सरकार की संस्था है तो सरकार इसको अपने हिसाब से देखती है। और पोस्ट ऑफिस पर कभी अभी तक कभी कोई न आँच आया है, न कभी दूर दूर तक आने की संभावना है। तो आप समझिए कि बैंक से ज्यादा एक तरह से, ये नहीं बोलो कि बैंक में खाता नहीं, बैंक में खाता रखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, बैंकों का सर्विस अलग है। लेकिन एक पोस्ट ऑफिस में आप खाता जरूर रखें, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस का खाता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और भविष्य में हर व्यक्ति को एक पोस्ट ऑफिस का खाता रखना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके, सरकारी स्कीम का लाभ ले सके। सरकार का कोई पॉलिसी है तो वहां से आसानी से आप उस योजना का लाभ ले सके, उस योजना में खाता खुलवा सके। जैसे मैंने कई योजना का नाम लिया, योगी मानधन योजना हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया जो बेटियों के लिए होता है, अटल पेंशन योजना हो गया, ऐसे बहुत सारी योजना है जिसका लिस्ट बहुत लंबी है। और आपको पोस्ट ऑफिस का भी, आपको पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक आता है जो ऐप के द्वारा उसे ऑपरेट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड, चेकबुक, सारी बैंकिंग सुविधाएं अब मिल जाती है, किसी प्रकार की अब वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। आपको लगेगा पूरा मजा मुझे बैंकिंग वाला ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे। पैसा भी मिनिमम बैलेंस आपको कम रखना है, 1000 रुपये रखना है, 1000 रुपये में आराम से मेंटेन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भारी भरकम रकम नहीं रखना है। आप उस खाता को न भी चलाना चाहते, सेविंग अकाउंट है, लगता है कि सिर्फ खोल के रखूँ, तो भी आप 1000 रुपये उस पर रखेंगे, वो हमेशा चलता रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। तो वहाँ ज़्यादा भारी भरकम आपको मिनिमम बैलेंस का भी मेंटेन नहीं करना पड़ता। इसके अलावा भी पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आते हैं एलआईसी पे। तो एलआईसी की बात करूँ तो एलआईसी अपने देश की इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। ये भी इनडायरेक्ट रूप से सरकार के अंडर में ही काम कर रही है, मतलब सरकार ही इसको देख रेख करती है। और इसके पास इतना पूंजी है, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, सीधा समझ लीजिए, मोटा मोटी आपको बताता हूँ। बाकी आप देखना चाहे तो गूगल कर सकते हैं, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके बारे में। मोटा मोटी बता दूं कि अपने देश में लगभग 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस करती है, 24 के आसपास। और सारे के अगर पूंजी मिला दिया जाए, सारे कंपनी का कैपिटल मिला दिया जाए, तो भी उससे ज्यादा अकेला एलआईसी के पास पूंजी है, एलआईसी के पास उससे ज्यादा कैपिटल है। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है एलआईसी। एलआईसी का पैसा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर के रूप में लगा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। कौन सी ऐसी कंपनियां हैं लगभग अपने देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें एलआईसी का शेयर नहीं है, वो भी बहुत रकम, बहुत क्वांटिटी में इसने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर खरीद रखा है।
इसके अलावा LIC भी खुद शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो आपको बता दूं LIC एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है। LIC को भी कभी भविष्य में नुकसान नहीं हो सकता, ना ही LIC कभी डूब सकता है। यहाँ जिसने इंश्योरेंस करा लिया, और इसका आपको प्रोसेस बताता हूँ। LIC का जो क्लेम देने का प्रोसेस है वो सारी कंपनियों से आसान है, और LIC का क्लेम देने का जो रेट है वो भी सारी कंपनियों से बेहतर है, और LIC का सर्विस भी सारी कंपनियों से आपको बेहतर है। LIC की ब्रांचेज भी सारी इंश्योरेंस कंपनियों से ज्यादा ब्रांचेज है देश में। इसीलिए अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो IRDAI के अंडर में सारी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां काम करती है, चाहे 2400, 2500, 5000, तो सारी कंपनियां काम करती है। लेकिन LIC पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, LIC पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं, क्योंकि इसका जो सुविधा है वो सुविधाएं अभी सारी इंश्योरेंस कंपनियां उस तरह की सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराती है। आप अपने गांव में ही देखेंगे, मोहल्ला में देखेंगे, शहर में रहते हैं अपने शहर की गली में भी देखेंगे, हर जगह आपको LIC का एजेंट मिल जाएगा। LIC का एजेंट आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर एक मोहल्ला में ही देखेंगे तो 2-4-5 लोग ऐसे होते हैं जो LIC के काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन बाकी इंश्योरेंस कंपनियां में क्या होता है कि लोग जुड़ते हैं, छोड़ते हैं, जुड़ते हैं, छोड़ते हैं, जुड़ते हैं, छोड़ते हैं। जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आपको बहुत मुश्किल से उसका एजेंट मिलेगा। अगर कोई मिल भी गया तो पता चलेगा कि ये काम कर रहा था 1 साल पहले, 1 साल बाद छोड़ दिया, उसने टारगेट नहीं पूरा कर पाया, उसे निकाल दिया गया, या फिर उसका कोड निरस्त हो गया है 2-3 साल बाद। तो आपको बता दूं, लेकिन LIC में क्या है, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से काम करते हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि LIC का पॉलिसी सबसे ज्यादा होता है, उनका काम चलता रहता है, उनमें प्रमोशन भी होता है, उसमें बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड भी दिए जाते हैं, इसीलिए लोग जम के काम करते हैं। बहुत कम ही लोग हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 से 40% लोग ही हैं जो LIC में दूसरे सेक्टर में अगर चले जाते हैं तो एजेंट का काम छोड़ देते हैं। लेकिन 60%, लगभग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो LIC में जुड़ते हैं तो लंबे समय तक काम करते रहते हैं, करियर बना लेते हैं। बाकी कंपनियों में क्या है कि एजेंट के रूप में लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं। लगभग 80% लोग वो सेक्टर ही चेंज कर लेते हैं, कंपनी ही चेंज कर लेते हैं, इस तरह का होता है। तो सर्विस उतना बढ़िया, उतना बेहतर नहीं मिल पाता है। हालांकि ऑनलाइन हो गया है हर चीज़, ये बात आप बोलेंगे या कोई बोलेगा कि हाँ ऑनलाइन अब सब कुछ हो गया, खुद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग हर चीज़ ऑनलाइन नहीं कर सकते। गांव में रहने वाला व्यक्ति जो अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, वो आज भी प्रीमियम अपने एजेंट के हाथों ही जमा करवाता है। आज भी उनको क्लेम लेना होता है, चाहे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो अपना एजेंट से संपर्क करता है या फिर खुद जाकर ब्रांच में संपर्क करता है। वो खुद से इसे नहीं समझ पाता है, क्योंकि आपको पता है कि अपने देश में अभी भी लगभग 40% लोग सिर्फ और सिर्फ साक्षर है। साक्षर का मतलब है कि नाम लिखना आ गया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक पढ़ाई कर ली है, हो गया। तो ऐसे लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, तो उन लोगों को सुविधाएं LIC बहुत अच्छे से देना जानती है, उसके घर तक सर्विस पहुंचाना जानती है। इसलिए छोटे छोटे लोग भी छोटा छोटा प्रीमियम का पॉलिसी मिल जाता है। 50,000 का पॉलिसी वहाँ करा सकते हैं, 1 लाख का पॉलिसी करा सकते हैं, 25,000 तक का पॉलिसी आप करा सकते हैं समय शॉर्ट का। लेकिन बाकी कंपनियों में ऐसा नहीं है। तो बात हो रही थी सुरक्षा और सुरक्षा की, तो आपको बता दूँ कि LIC भारत सरकार की बहुत बड़ी संस्था है, और इसके पास इतना कैपिटल है, इतना पूंजी है कि इसको डूबने का दूर दूर तक सोचना भी बेमानी है। मतलब कि ये कभी दिवालिया हो ही नहीं सकता। अभी भविष्य में देखा जाए तो अभी 50 साल 100 साल तक की बात बता रहा हूँ। तो ये मैं आंकड़े में नहीं जाते हुए मोटा मोटी आपको बताया हूँ, ताकि हर कोई व्यक्ति समझ सके पोस्ट ऑफिस के बारे में, LIC के बारे में, कि दोनों की दोनों अपने अपने सेक्टर की सबसे भरोसेमंद कंपनी है। इन दोनों पे आप भरोसा करिए, और ये बिल्कुल बिल्कुल सरकार के अंडर में काम कर रही है, सरकार के संरक्षण में काम कर रही है, और इस पर हमेशा सरकारें की नजर रहती है। दोस्तों इसी प्रकार से कोई आप सवाल करेंगे तो मैं इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा, उसके बारे में डिटेल जानकारी देने का प्रयास करूंगा। किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मोटिवेशनल हो गया, इस तरह के कोई भी टॉपिक आप लिखेंगे तो आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनेगा। दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, खत्म करता हूँ इसको। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।